मेरा सेंस तो यही है कि डीटी पढ़ रहा हूँ। हाँ। नॉन इंसिडेंट और ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक, शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या भेजा है? हाँ, सारे नोट कर दिया मैंने। आना ये जरूरी है, नोट करेंगे, ये हेल्प करेगा आपको तैयारी करते तो। ठीक है ना? 3 4 एग्जाम्पल भेजे थे ना। हाँ, एक एक मिनट रुकिए। हाँ जी। तो हाँ जी सर। कहाँ से पढ़ाना है ये मैं, हाँ, इस चैप्टर से पढ़ा, यस्टरडे से। ठीक। हम्म। हम्म। तो हम्म। हाँ जी। हाँ जी सर। इसके पहले जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो बाद में जोड़ा है, उसमें वो अवेलेबल नहीं था, उसमें जो भेजा था पहले। तो इलिस्ट्रेशन 5 हम लोग को पढ़ना है। समझ रहे हो ना बात को? फिर तो से मैं बताइए। लिखता हूँ इलिस्ट्रेशन 5।
ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, दोबारा कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? में सिर्फ दूसरा, 9वां और 11वां बुक्स देख के लोग दोबारा इस काम को कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ से कोई आवाज आ रही है तो उसको बंद कर दीजिए। नेचुरली किस रास्ते से आए? अगर सिर्फ फर्स्ट अभी नीचे ही नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ। हॉस्पिटैलिटी, Entity has a business model with the objective of originating loans to customer and subsequently selling those loans to a securitization। लास्ट क्लास में यही किया है, लेकिन दोबारा हम कर, ठीक है ना, ये अच्छे से और अच्छे से। दिस सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल इशूज इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्टर। तो क्या हो रहा है कि हम लोन किसी को दे रहे हैं और राइट हमने दूसरे को दे दिया, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल को, वो राइट। राइट टू कलेक्ट ठीक है, ठीक है। from the customer to whom the loan has been given by the entity gives the loans to customer, and right to collect the loan from customer has been given to another entity which is called securitization vehicle. Securitization vehicles only collect the cash from the person to whom the loan has been given by the entity. So entity gives the loan to customer, then right to collect is given to another entity which is called securitization vehicle under a contract. Securitization vehicle collects the loan amount and then it transferred to the entity from whom it has been received the entitled to collect. तो आपको क्या पता चल रहा है, जो पहला एंटिटी है उसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट, नहीं कलेक्ट नहीं है, उसको सेल कर देना, कलेक्ट एंड सेल ऐसा बोल दिए आप। हमें भी जो हमने यहाँ लिखा है उसमें अच्छे से लिखा है, आप देखेंगे तो business entity tries to collect the cash from and sale will get certificate। collect and sell मतलब खुद रखना नहीं है उद्देश्य कि हम मैच्योरिटी तक उसको रोक के रखते हैं। हमने बेच दिया, जैसे ऐसे समझिए कि हमने माल उधार बेच दिया और उससे पैसे वसूलने का अधिकार किसी दूसरे कंपनी को, ठीक है। तो हम तो कलेक्ट नहीं कर रहे। तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है वह कलेक्ट द कैश फ्लो एंड सेल, उसको ऐसे समझिए कि खुद नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, वह अधिकार किसी और को दे रहे हैं कलेक्ट। तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं दिखेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं दिए। नहीं दिखेगा। फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे, वो है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएल अकाउंट। अब दोनों में से कौन सा आएगा आप उसको देखें। पहला एमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखा, देखिए हम लोग तीन तरह का फिनेंशियल एसेट्स का कैटेगरी, थ्री क्लासिफिकेशन, थ्री कैटेगरी financial assets। there are three classification of financial assets। first one amortized cost, second fair value through OCI, third fair value through PL। थ्रू amortized, हाँ, थर्ड वाला बताइए। fair value through PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिनेंशियल एसेट्स जो है वह तीन में से कोई एक टाइप्स का हो। फिनेंशियल एसेट्स एमोर्टाइज कॉस्ट पे उस समय आएगा जब बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट द कैश होगा, मतलब हम उधार माल बेच दिया और हम ही कलेक्ट करें, ये अधिकार किसी को नहीं देंगे। और दूसरा है एसपीपीआई, एसपीपीआई मतलब सोलली
फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो यहाँ पर अगर हम सेल वाला नहीं करते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि माल उधार बेचा और उसे हम खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो चूंकि खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं तो बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ये सेटिस्फाइड होता है। दूसरा है कि सोलली फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, सोलली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जो हमने माल बेचा है उधार, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज 0%। if entity doesn't charge any interest it is 0%। and थर्ड पॉइंट ये है कि it should not be linked to equity शेयर, हाँ, इंडेक्स है। शेयर से लिंक नहीं है। ठीक चौथा है। पॉइंट है इट शुड नॉट बी लिंक टू एनी इंडेक्स, हाँ हाँ। वो भी नहीं है। इन दैट केस financial assets will be categorized as amortized। यस। दूसरा पॉइंट है अगर amortized कॉस्ट पे नहीं आया तो दूसरा है ओसीआई के थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ओसीआई के लिए एसपीपीआई का पूरा होना जरूरी है, और दूसरा है कैश फ्लो को सेल करने का राइट टू सेल हो, ठीक है। खुद नहीं कलेक्ट कर। तो इस केस में अभी जो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 5 है, वह लोन देता है, वह प्रिस्क्रिप्टाइजेशन व्हीकल को बेच देता है कि तुम ही कलेक्ट करो, तो ये हुआ कि भाई सेल कर दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू कलेक्ट को सेल कर दिया। यहाँ पे हाँ लिखा है कलेक्ट द कैश फ्लो एंड सेल विल गेट सेटिस्फाइड, माना खुद नहीं कलेक्ट कर रहा है, कि कलेक्शन का अधिकार किसी और को बेच रहा है, ये कंडीशन पूरा होता है। हाँ। उसके बाद एसपीपीआई पूरा होता है कि नहीं है, एसपीपीआई तो होगा, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी पूरा हो जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। पढ़ते हैं। अच्छा, ओरिजिनल एंटिटी जो है उसका जो बेच रहा है सिक्योरिटाइजेशन वो सब्सिडरी कंपनी, तो उसमें क्या हो रहा है, बिजनेस मॉडल टेस्ट टू कलेक्ट विल गेट सेटिस्फाइड। कलेक्ट इसलिए कि किसी एक का उद्देश्य तो है ही ना कलेक्ट का, हाँ कंसोलिडेटेड होगा तो किसी एक का है, सिक्योरिटाइजेशन व्हीकल का ये पर्पस है, तो उसके लिए तो बिजनेस मॉडल टेस्ट टू कलेक्ट वाला हो जाता है। स्पेशल व्हीकल क्या कर रहा है, बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट विल गेट सेटिस्फाइड। धंधा चला रहा है। हाँ, तो पहले के लिए जो लोन ओरिजिनेट किया है वह होगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और स्पेशल व्हीकल के लिए तो एमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखेगा, क्योंकि वह कलेक्ट करने का ही मॉडल, बिजनेस मॉडल टेस्ट टू कलेक्ट विल गेट सेटिस्फाइड, क्योंकि खुद ही कलेक्ट कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना जी? अच्छा, इसके बाद भी मैंने कुछ जोड़ा है, इसके बाद भी मैंने कुछ जोड़ा है, जो मैंने ये जो खाली जगह दिख रहा है ना हाँ उसमें भी हाँ। कुछ भेजा है, उसके बाद फिर आपको नहीं भेज पाए, तो वो मैं भेज देता हूँ अभी। आई एम सेंडिंग जस्ट नाउ।
इसका जो भी भेजा है सीक्वेंस, वह ठीक इसके बाद वाला है। इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिए, हाँ है ना। हाँ, वेरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, याद किताब से। मैं चेहरे पे पानी मार के आता हूँ कि ये ठीक है, ठीक, ओके। वगैरह आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं इसके बाद वाला। हाँ हाँ, 6। A financial instrument holds financial assets to meet liquidity needs in a straight case scenario. That is, for example, error. तो इसमें ये हिंट्स इसी एक लाइन पे हम कर सकते हैं कि यदि स्ट्रेस स्ट्रेस के समझते हैं, स्ट्रेस के समझते हैं। अरे हाँ या ना बोलेंगे ना, इतना देर लगाएंगे आप। अच्छा, पूछ रहे, समझ गया। हाँ, स्ट्रेस के सिनेरियो का मतलब समझते हैं। ओके। हाँ, हाँ, क्या। वो जो दिया गया वापस जो नहीं आ रहे हैं। नहीं, स्ट्रेस के सिनेरियो का मतलब होता है कि मजबूरी में, जैसे आपने शुरू का बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट दी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश, हाँ माल उधार बेच दिया और मैच्योरिटी डेट पे हम उससे पैसा वसूलते हैं। ये बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट दी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश है, और ये अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए कैटेगराइज है। उसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। दूसरा एसपीपीआई हो, दो कंडीशन पूरा है तो दैट फिनेंशियल एसेट्स इज कैटेगराइज्ड एज अमोर्टाइज। तो यही हमारा बिजनेस मॉडल है। लेकिन इन बाद में ये तो शुरू में होता है ना बिजनेस मॉडल। जब फिनेंशियल एसेट्स एराइज होता है, क्रिएट होता है बुक में, तो उसमें कैटेगराइज करने की जरूरत होती है पहली बार, इनिशियल हाँ इनिशियल रिकॉग्निशन। बाद में हमें इसे बेचना पड़ा क्योंकि पैसे की दिक्कत आई। स्ट्रेस केस का मतलब हुआ पैसे की दिक्कत।
हाँ वही कंटाला आया। लिक्विडिटी क्रंच, कैश क्रंच, पैसे की क्राइसिस। दिक्कत आई। डेटर से हमने कहा पैसे दो, हम्म। उसने कहा भैया हम अभी पैसे नहीं है, 90 दिन बाद आ रहा। ठीक है। या मान लो ड्यू डेट के पहले हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, ऐसा समझ। हाँ। ड्यू डेट आया नहीं, हमें पैसे की जरूरत पड़ गई, हमने रिक्वेस्ट किया सन्डी डेटर से, उसने कहा भैया अभी ड्यू डेट तो आया नहीं। अब कोई भी ड्यू डेट आएगा नहीं तो वो पैसे देगा नहीं जब तक, अगर ड्यू डेट आपने दे रखा है उससे पहले क्यों पैसा देगा, सही है। नहीं देगा। अब हमने क्या किया, बैंक के पास गए, हमने भैया ये डेटर्स हम आपको बेच रहे हैं, ये 30 दिन बाद पैसा देगा या 60 दिन पैसे बाद पैसा देगा, जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट, हमें पैसे अभी दे दे। तो मान लेते हैं 1 लाख का डेटर है तो वो हमको 90,000 दे देगा 30 दिन पहले, और बैंक को 30 दिन बाद 1 लाख मिल जाएगा, बैंक को 10,000 की भी फायदा हो गया। उसने हमें तो 90 दिया, उसने कलेक्ट किया 1 लाख, हमारे लिए 10,000 का नुकसान हो गया, उनको 10,000 का फायदा हो गया, तो मुझे पैसे की ज्यादा दो। कहता है ठीक है। पहले तो आपने सोचा था हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में आपको बेचना पड़ गया। समझ गया। इससे बिजनेस मॉडल चेंज नहीं होता। इसके मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट एंड सेल है, या साधारण भाषा में टू सेल है, हाँ। ऐसा नहीं है। वो मजबूरी थी, वो अलग बात। इट डजंट चेंज आवर बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एट मेच्योरिटी डेट, वो वही रहेगा। क्लियर है क्या? समझ गया। हाँ। The entity does not anticipate selling these assets except in such scenario। कहता है एंटिटी उम्मीद नहीं करता है कि उसको बेचने की जरूरत पड़ेगी जब तक कि कैश क्रंच की जरूरत ना हो। हाँ। Entity monitors the credit quality of the financial assets, and its objective in managing the financial assets is to collect the contractual cash flow। और क्रेडिट क्वालिटी को देख रहा है। क्रेडिट क्वालिटी का मतलब ये हुआ क्रेडिट जो रिस्क है, यानी क्रेडिट क्वालिटी का मतलब हुआ सन्डी डेटर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस चीज पे ध्यान रख रहा ठीक है, है। रेगुलरली दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। The entity evaluates the performance of the assets on the basis of interest revenue and earned and credit losses realized। However, the entity also monitors the fair value of the financial assets from a liquidity perspective to ensure that cash amount that would be realized if the entity needs to sell the assets in a straight case scenario would be sufficient to meet the entity's liquidity। एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तथा पैसे की जरूरत अगर स्ट्रेस में बेचना पड़ेगा तो वो पर्याप्त है। पीरियोडिकली द एंटिटी मेक सेल्स दैट समझ गया। बीच में वो जो चेंज हुए वो चेंज ऑफ मॉडल नहीं है। नहीं, इससे पढ़ने से ये पता चल रहा है कि बेचने का इरादा नहीं है, मजबूरन में वही बेचना समझ गया। पड़ेगा, पड़ वही सकता है। पैसा का दिक्कत आया तभी तो बेच रहे बस।
हाँ, तो इसका मतलब है कि बिजनेस मॉडल क्या होगा इसका? बिजनेस मॉडल होगा टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश एट द मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी डेट। ठीक मतलब है। बेचना पड़ेगा, इस वजह से चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब। ठीक है। बड़ा तो ठीक है वो होगा, लेकिन हम ऐसा विचार नहीं रखते हैं। ये लिखा है ना, एंटिटी डज नॉट एंटिसिपेट सेलिंग दीज एसेट एक्सेप्ट इन सच। हाँ, कैश की दिक्कत आएगी तो बेचेंगे, ऐसा हमारा इंटेंशन है नहीं बेच। समझ गया। बिजनेस मॉडल लिखा हुआ है, वैल्यूएट द बिजनेस मॉडल। क्या होगा बिजनेस मॉडल बताइए? बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट एंड सेल होगा या टू कलेक्ट होगा? बस टू कलेक्ट, टू टू सेल होगा। कलेक्ट, टू कलेक्ट, हाँ, टू कलेक्ट। टू कलेक्ट होगा। और टू कलेक्ट होगा तो अमोर्टाइज कॉस्ट होगा, इसकी कैटेगराइजेशन होगी फाइनेंशियल। ठीक, बहुत सुंदर। तो मैंने जो लिखा है उसमें कुछ खास नहीं है, तो एक लाइन लिखा है कि टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट एक्सेप्ट इन स्ट्रेस केस, ऑब्जेक्टिव ये है। टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, ये ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव है टू हाँ। कलेक्ट कैश, सेल नहीं। इवन इन स्ट्रेस केस इट कैन बी सोल्ड, बट ऑब्जेक्टिव इज टू hold the financial assets till the maturity period and collect the cash at maturity period. It's ठीक okay है, ना? सही है ना? समझ गया। उसके बाद सेवर। सॉल्विंग से आता है जॉब्स। सुन। हाँ जी, 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा, ये अच्छा है। आई क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़ते, छोटा सा क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट ए इज ए बॉन्ड, ए स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड। बॉन्ड है, आपने, चलो आगे पढ़ते। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग are linked to an inflation index of the currency in which the instrument is issued. The inflation link is not leveraged and the principal is protected. Evaluate the contractual cash flow characteristics. So, instrument A is a bond with a state maturity date. ठीक है, बॉन्ड है, ऋण पत्र बोलते हैं हिंदी, यानी बाय इशूइंग बॉन्ड यू रिसीव द लोन। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और लिंक्ड है टू इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द करेंसी, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक्ड है। इन्फ्लेशन लिंक इज नॉट लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है जहां पर कि आपका, छोटे से बड़ा कर हाँ देना बस। इक्विटी, नहीं नहीं, नॉट लिवरेज मतलब इक्विटी से लिंक्ड है। ऐसा पॉइंट मारो कि ज्यादा। नॉट लिवरेज का मतलब इक्विटी हुआ, लिवरेज का मतलब लॉस होता है। ठीक है। एंड प्रिंसिपल इज प्रोटेक्टेड, तो इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का क्या है? तो क्या होगा भाई इसका आंसर बताओ? तो हमने आंसर में क्या, ये तो लिवरेज का मीन्स लिखा है कि जहां पर बोरोइंग फंड नहीं होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ इस लाइन में तो और कुछ नहीं लिखा है। और हमने आंसर जो है इसका और एक दूसरे पेज में लिखा है। ये तो भारी समस्या हो रही है, पेज में पूरा ही नहीं हो रहा है। तो करते हैं, भेज रहा हूँ मैं भी, इसके बाद का सवाल।
आप इसको लिंक कर लेना, अभी भेज रहे हैं ना, अभी तुरंत इसको इसी सीरियल में रखना, इसके बाद जो ठीक भेजे है। वो अलग सीरियल में रहेगा। उसके बाद ये लाइन जोड़िएगा आंसर में, और देखिए हम जो आंसर बना रहे हैं और आपके बुक में डिफरेंस है, हमारा बहुत आसान आपको मिलेगा सर, है ना। बुक में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती उतना टाइम भी नहीं होगा एग्जाम में कहाँ लिखने का। है। चलिए कोई बात नहीं, हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि कुछ छूटे नहीं आपका, है ना। आइए देखिए, कहता है SPPI इज सेटिस्फाइड बिकॉज इट इज लिंक्ड विथ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी नॉट एनी इंडेक्स। ये ट्रिकी पॉइंट है, आपको कह दिया इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी से लिंक्ड है, इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक्ड है, हाँ लेकिन वह कोई इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस का नहीं है ना ऑयल प्राइस का है। तो हेलो। SPPI जो है, हेलो। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रहे अभी आ रहे। तो जो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक से लिंक्ड है, लिखा है ना क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट हाँ को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये इंडेक्स से लिंक है, लेकिन वो इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, इन्फ्लेशन से इंडेक्स, ऑयल प्राइस से नहीं है, या और शेयर प्राइस से नहीं है। ठीक है। तो SPPI होने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का होना जरूरी है, जो कि इसमें है, हाँ जो कि इसमें है। और बाकी क्या चीज है वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पढ़ते हैं और क्या लिखा है भैया कुछ। आंसर देखिए, द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सही, हाँ लिंकिंग पे है ना, बना इंटरेस्ट और पेमेंट है, यानी SPPI बना सेटिस्फाई हो रहा है। लिंकिंग पेमेंट हाँ ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू अनलिवरेज inflation index reset the time value of money. In other words, interest rate on the instrument reflect real interest. Thus, the interest amount or consideration for the time value of money. However, if the interest payment were indexed to another variable, such a debtor's performance, the contractual cash flow are not payment. तो अब इसको इतना अच्छे से कर दिया है उसने लंबा। तो अब बस आपको यही लिखना है भाई, SPPI जो है ना, वह वो हो रहा है, सेटिस्फाई हो, यही हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है, पेमेंट है, इंटरेस्ट का कुछ भी रेट हो, फिक्स हो, फ्लोटिंग हो, जीरो हो, और कुछ इससे ज्यादा हम लिख नहीं सकते, हाँ है ना। हम ये कहेंगे SPPI जो है वो। तो आप जो है अब दूसरे पर आते हैं, दूसरा जो भेजा है इसके बाद, जो ऊपर में अब जो भेजा है ऊपर से उसका हम आपको बता देते हैं, को लगता है एक कब भेजा है भाई, अरे अच्छा इसके भी पीछे जाना, हाँ ठीक। आप देख पा रहे हैं, यस सर। हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब ये हुआ इनिशियल रिकॉग्निशन किस कीमत पे हो, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किस कीमत पे।
मेजरमेंट का मतलब। हाँ तो अगर फिनेंशियल एसेट्स है और वो एमोर्टाइज कॉस्ट पे है, अच्छा उसको छोड़ो ना, इनिशियल रिकॉग्निशन जो है वो सब हमें हर फिनेंशियल एसेट के केस में, या लायबिलिटी हो चाहे इक्विटी हो, फेयर वैल्यू पे। और इसका थंब रूल है। थंब रूल समझते हैं इंडियन एज का? समझ गया। थंब रूल ये है कि ऑल एसेट्स इन लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। पर्पस यही रहता है। तो आप देखिए इस चार्ट में कि इनिशियल रिकॉग्निशन चाहे फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, किसी भी क्लासिफिकेशन का हो, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू। तो इसमें तो कुछ समझाना है नहीं। यस सर। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब वो 31 मार्च आ गया और फिनेंशियल एसेट, लायबिलिटी या इक्विटी के फेयर वैल्यू में चेंज हो गया। मार्केट वैल्यू कुछ है, जो इनिशियल रिकॉग्निशन किया था 31 मार्च को, वो चेंज हो गया। फेयर वैल्यू हाँ यानी चेंज हो गया, ज्यादा हो गया है कम भी। तो एमोर्टाइज कॉस्ट है, तो एमोर्टाइज कॉस्ट पर ही दिखाए। मतलब अगर फिनेंशियल एसेट का टाइप, क्लासिफिकेशन एमोर्टाइज कॉस्ट है तो एमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाएंगे, और एमोर्टाइज कॉस्ट पे कैसे दिखाते हैं वो हम आपको बताएंगे, बल्कि पहले भी बताया है। ओपनिंग बैलेंस प्लस ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस कलेक्शन रिसीव्ड प्लस यस सर। इंटरेस्ट, बस करेंगे। और यदि एफ फिनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो फेयर वैल्यू को, अब देखिए इसके नाम में ही फेयर वैल्यू है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दोनों फेयर वैल्यू पे हो। अगर ठीक है। नाम फेयर वैल्यू है टाइप्स में या क्लासिफिकेशन में, तो इनिशियल तो सभी सभी सिचुएशन में इनिशियल फेयर वैल्यू पे हो रहा, लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यू पे होगा यदि उसका टाइप फेयर वैल्यू के नाम से है। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई तो फेयर वैल्यू पे है शुरू में भी बाद में। फेयर वैल्यू थ्रू हाँ पीएल अकाउंट है तो शुरू में भी फेयर वैल्यू, लास्ट में बाद में भी सब्सिक्वेंट भी फेयर वैल्यू। फेयर फिनेंशियल लायबिलिटी है और उसका दो ही टाइप्स होता है आपका, क्या लिखा मैं देखता हूँ। छोटा छोटा दिख रहा है मेरे को तो। फेयर वैल्यू एट अमोर्टाइज कॉस्ट है, ये मैं आपको लिख देता हूँ। आप फेयर वैल्यू थ्रू फेयर वैल्यू एमोर्टाइज कॉस्ट, तो एमोर्टाइज कॉस्ट पे इसका नाम ही है फेयर वैल्यू, इसका नाम है एमोर्टाइज कॉस्ट, सॉरी। हाँ फिनेंशियल लायबिलिटी टाइप्स है एमोर्टाइज कॉस्ट। तो क्योंकि नाम है एमोर्टाइज कॉस्ट, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एमोर्टाइज कॉस्ट पे इसका नाम ही है फेयर वैल्यू थ्रू पीएल अकाउंट, हाँ। तो फेयर वैल्यू पे होगा। इक्विटी में ओपिनियन रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू है, और उसके बाद कोई रिकॉग्निशन होता नहीं है सब्सिक्वेंट इक्विटी के केस। समझ गए बात को? यस अब सर। फेयर वैल्यू का पर इंडियन एज जो है 113 है। सीए के सिलेबस में तो है, आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है फेयर वैल्यू की, तो फेयर वैल्यू के बारे में इंडियन एस 113 से ही कुछ चीजें, जरूरी चीजें हमने लिखा है, उसको पढ़ते हैं। ऑन ट्रांजेक्शन डेट इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू फेयर लायबिलिटी एंड इक्विटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू, यानी ट्रांजेक्शन डेट पे, यानी इनिशियल रिकॉग्निशन चाहे कोई किसी भी तरह का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, हाँ को फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे पहले, पहली बार। और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है भाई, ये पहले बताओ। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ये बताओ। हम बताएंगे, आपसे आपसे नहीं समझ होगा। गया।
हम बताएंगे, लेकिन शुरू शुरू में हमने लिखा होगा कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लिखा है हमको याद आ रहा है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट which arise financial assets to one party, financial asset. for one party it, देखिए, there is a financial instrument is a contract between two or more parties ठीक है. which arises financial assets for one party and for another party it is financial liability. जैसे हम उधार माल बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए, एक के लिए वो संडी डेटर्स है, दूसरे के लिए संडी क्रेडिटर्स है। तो जिसके लिए संडी डेटर्स है वह उसको फिनेंशियल एसेट्स कहेगा, ठीक है. दूसरा उसको संडी क्रेडिटर्स कहेगा, यानी उसके लिए वो फिनेंशियल लायबिलिटी। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट between two or more party. For one party it is financial asset, for another party it is financial liability. Okay. And there are three types of financial instrument: financial assets, financial liability and equity. So there are three types of financial instrument: financial assets, financial liability and equity. ठीक, फेयर वैल्यू क्या होता है? इट इज मार्केट प्राइस entered between buyer and seller who are independent to each other in the ordinary course of business and are willing to enter into a transaction. तो मार्केट प्राइस यानी जिस प्राइस पे लेन देन होता है बायर और सेलर के बीच में, और बायर और सेलर इंडिपेंडेंट है, नॉट रिलेटेड पार्टी है, दैट प्राइस इज फेयर। मान लीजिए हम मार्केट में खरीदने जाते हैं और ना हमको जानता है वो, ना हम उसको जानते, तो जिस प्राइस पे भी ट्रांजैक्शन होगा दैट विल बी फेयर वैल्यू। क्योंकि फेयर वैल्यू को प्रभावित करने के लिए एक दूसरे का जानना जरूरी है। अब जानते ही नहीं वह कम क्यों देगा और आप ज्यादा क्यों देंगे, आप समझ रहे ना? ठीक है सर. ट्रांजैक्शन प्राइस विल जनरली बी कंसीडर्ड एज फेयर वैल्यू, यानी जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को फेयर वैल्यू जनरली माना जाता है। समझ लेकिन गया. पता चला कि बाप बेटे के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो तो नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि ट्रांजैक्शन डायरेक्टर और उस कंपनी के बीच में हो रहा है जहां वो डायरेक्टर है, तो वो तो नहीं हो ठीक है. सकता ना फिर। ठीक है. ट्रांजैक्शन कैन बी एट मार्केट टर्म और ऑफ मार्केट टर्म, है ना? ट्रांजैक्शन जो है मार्केट टर्म के अनुसार हो सकता है या मार्केट टर्म के बाहर। आपने जैसे मार्केट में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट 10%, लेकिन ठीक आप है. उसको 8% दे रहे हैं, तो मार्केट टर्म के अनुसार तो नहीं दे रहे हैं, हाँ. तो वो मार्केट टर्म ऑफ ऑफ मार्केट टर्म। आइए हम्म आइए इनिशियल रिकॉग्निशन, ट्रांजैक्शन एट मार्केट टर्म है तो हाँ. ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वह फेयर वैल्यू समझा जाएगा, और ऑफ टर्म है तो फेयर वैल्यू फिर डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है.
अगर मार्केट टर्म पर है, मतलब जो सबको दे रहा है वो आपको भी दे रहा है जिस रेट पे, तो वो दैट विल बी फेयर वैल्यू। लेकिन ऑफ टर्म है, कोई जान पहचान है, हाँ। मार्केट रेट पे नहीं दे रहा, तो फिर तो निकाला जाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है मार्केट फेयर वैल्यू नहीं है। तो फेयर वैल्यू डिटरमाइंड ऑन कोटेड प्राइस, difference between transaction price and fair value is to be recognized in PL अकाउंट। जो भी आप ज्यादा कम लेन देन कर रहे हैं तो PL अकाउंट में ट्रांसफर करें। और अदर बेसिस पे रिकॉग्नाइज एसेट्स इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज टेक इट टू PL अकाउंट। ठीक है ना जी? हाँ। ठीक है, इसको अच्छा, ये सवाल जो है ना, मैं नहीं बता तो सकता हूं, मैं बताने में कोई वो बात नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बस वो सवाल लें जो आपको एग्जाम में आए। सही समझ रहे हैं ना जी? हाँ। हाँ। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम, लेकिन हम समझ। उसमें समय नहीं लगा रहे। जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन लोगों लेंगे। आप बनाइए घर में, हाँ। हाँ। नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है। हाँ। हम्म। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन है, होल्डिंग कंपनी हैज गिवन द लोन ऑफ 1 लाख टू इट्स सब्सिडियरी, होल्डिंग इज नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ लोन इज। आप इसको जरा पढ़ के रखो, एक पढ़ो इसको। हाँ, तो देखिए, होल्डिंग कंपनी है, अपनी सब्सिडरी को लोन दे रहा है, कोई चार्ज नहीं कर रहा है इंटरेस्ट का, और 2 साल के लिए दे रहा है, डिस्काउंट रेट 10% है। अब क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है क्या करना है, लेकिन आंसर पढ़ के समझते हैं कि क्या करना है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, दो है पार्टी, कम से कम दो पार्टी है और दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। एक के लिए फिनेंशियल एसेट्स है, दूसरे के लिए फिनेंशियल लायबिलिटी, तो वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिनेंशियल एसेट से पहले के लिए, क्योंकि वापस को पैसा लेना है, उसको रिकवर करना है। हाँ। क्लासिफिकेशन एट एमोटाइज कॉस्ट, उसके लिए है। एमोटाइज कॉस्ट के लिए तीन फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फिनेंशियल एसेट तीन तरह के हो सकते हैं एमोटाइज कॉस्ट: फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PL अकाउंट। एमोटाइज कॉस्ट के लिए दो कंडीशन जरूरी है
कि बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट इज सेटिस्फाइड। कंपनी का इंटेंशन होना चाहिए कि हम ड्यू टू डेट तक उससे पैसे नहीं मांगे, या ठीक है। ऐसा कहिए कि ड्यू डेट से पहले इसको नहीं बेचेंगे, हम खुद ही पैसा लेंगे। ओके। और यहाँ ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो राइट किसी को बेच दिया। हम्म। बस एसपीपीआई, मतलब पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एट मैच्योरिटी डेट, जो कि है। दूसरा होना चाहिए एसपीपीआई, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक एसपीपीआई सोलली फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको लोन कहेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट भी है जो 0% है, चार्ज नहीं कर रहा ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन कंडीशन है कि कोई भी रेट हो सकता है, तो जीरो अगर नहीं है तो जीरो है। और तीसरा है कि इंटरेस्ट रेट में भी फिक्स्ड होना, ठीक है। प्राइस डज नॉट लिंक विथ एनी इंडेक्स प्राइस, जो कि नहीं है। और बस कोई शेयर प्राइस से, इंडेक्स से, किसी इंडेक्स से लिंक, तो फिर एसपीपीआई भी कंडीशन फुलफिल करता है। तो इसका कैटेगरी बना कि इट विल बी एमोटाइज कॉस्ट। ये कैटेगरी जो है फिनेंशियल एसेट का एमोटाइज कॉस्ट है, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं। बहुत सम, ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट, समझ गया। मतलब समझने के लिए। और देखिए आंसर भी बहुत आसान शब्दों में लिखा गया, हाँ। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा है ये। इस तरह से आप नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, है कि यस। नहीं जी। अच्छा, जो आंसर किताब का दिया है उसको तो बड़ी मुश्किल है याद रखना, हाँ हाँ। है ना। तो इसलिए इस तरह का कीजिए आप। हम्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है पढ़ते हैं हम लोग। यानी ये है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन ये है कि भाई इंटरेस्ट डी इज लोन, इंस्ट्रूमेंट डी इज लोन with recourse and is secured by collateral. Does the collateral affect the nature of contractual cash flow? पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि लोन है विथ रिकोर्स। अब रिकोर्स का क्या मतलब होता है भाई। हाँ जी, हाँ सर। रिकोर्स का क्या मतलब। रिकोर्स का मतलब होता है, फिर से कोटेशन बदलने का, फिर से लगाने का। हाँ देखिए मैंने लिख के रखा है आपके, चलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फिर भी। रिकोर्स का मतलब होता है, if party fails to make payment then it is the obligation of the company to make payment। अब ये किस केस में, सपोज दैट बिल रिसीवेबल है आपके पास, शुरू समझो, मान लेते हैं आपने उधार माल बेचा, डेटर्स ने आपको एक बिल लिख के दिया बदले, आपने उधार माल बेचा, डेटर ने एक बिल्स रिसीवेबल साइन करके दिया। आप और 3 महीने, वो बोला 3 महीने बाद हम देंगे पैसे, तो बोले ओके। कोई बात नहीं, हम 3 महीने का निगोशियबल, ये हाँ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं, जिसको बिल रिसीवेबल कहते हैं, तुम साइन कर दो। उसमें यही लिखा हाँ। है कि तुम 3 महीने बाद पैसा है।
तो सन्डी डेटर शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ठीक वो है। कह रहा है मुंह से कि 3 महीने बाद देंगे। वो कागज पे भी यही लिखा है कि आई प्रोमिस टू पे रुपीज जितना। प्रॉमिस तो नहीं होगा, वो प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा। मतलब हाँ वो उसमें साइन कर रहा है कि हाँ 3 महीने बाद देंगे। अब उसको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ गई, तो बैंक गया, बोला भैया ये 1 लाख का बिल है, आपको तो 3 महीने बाद मिलेगा, मुझे एक अभी पैसे दे दो, मुझे जरूरत है। तो उसने 90,000 दे दिया आपको। ठीक अब है। 3 महीने बाद आपका डेटर्स को आपके पास आना चाहिए कि भाई वो पैसे ले लो 1 लाख रुपए। आपने कहा भाई आप तो बदले में बिल रिसीवेबल भी मांगोगे ना वापसी, बोला हाँ। बोला वो तो मेरे पास नहीं है, वो तो बैंक में हमने गिरवी रख करके पैसे ले लिए, आप बैंक जाओ, वहां 1 लाख रुपया जमा कर देना और बिल रिसीवेबल ले लेना, अपना फाड़ देना जो कुछ भी। लेकिन मान ठीक लो है। ऐसा नहीं होता, 3 महीने बाद संडी डेटर्स नहीं आता, तो जिस बैंक ने आपको लोन दिया था ना 90,000, वह आपके आपके बैंक, आपका जो अकाउंट है वो 1 लाख से घटा देगा, डेबिट कर। दिस इज कॉल्ड रिकोर्स। रिकोर्स हाँ में if the party who has to pay the loan to the bank, and if that party ही doesn't डिफॉल्ट। come to the bank to हाँ pay, in that case the person who has received the money on security of bill receivable, they have or he has to pay the amount। तो वो तो कुछ नहीं होगा जी, बैंक आपके खाता में जो पैसा होगा ना उसमें से घटा देगा, आपके पास आएगा नहीं मांगने के लिए। ड्यू डेट पे नहीं, आपका अकाउंट तो होगा ही, बिना अकाउंट हुए तो आपको देगा। रिकोर्स मीन्स ये है। समझ में आया? समझ गया समझ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। विथ रिकोर्स है मतलब बैंक को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो जिसने लिया है वो देख। एंड सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स मतलब क्या होता है? क्या सर? कोलेट्रल हाँ क्या होता गिरवी रखना। है? हाँ? गिरवी रख के लोन लेना। नहीं नहीं, इज सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल का मतलब वो तो है गिरवी रखे, लेकिन कोलेट्रल का मतलब नहीं पैरेलल में रख के उसको लोन लेना, उसके ऊपर है। कुछ चीज रख के उसके ऊपर पैरेलल ही हाँ लोन लेना। सही बात, सही बात। कहता है सिक्योर्ड बाय कोलेट्रल का मतलब ये हुआ कि कोलेट्रल मतलब दो सिक्योरिटी है। हाँ कोलेट्रल मतलब सहायक होता है, एडिशनल, समझ। हाँ एडिशनल सिक्योरिटी। हाँ कोलेट्रल मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, हाँ दो सिक्योरिटी कहने का मतलब। एक सिक्योरिटी ये है कि वो जिसको लोन दे वो देगा, दूसरा कुछ एसेट्स भी है आपके पास। दैट द कोलेट्रल अफेक्ट द नेचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो? नो, नो। कोलेट्रल सिक्योरिटी या डेरिवेटिव डजंट अफेक्ट द बिजनेस मॉडल ऑफ द। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अब ये क्वेश्चन का पहले आंसर पूछ लेते हैं, पूछते हैं मतलब देख लेते हैं क्या तक। पेड़ जो निंदा मैया पढ़ना। The fact that loan is a collateral since with recourse, recourse प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया, एसेट्स के रूप में नहीं है, लेकिन उसका पैसा तो होगा ना यार उसके पास बैंक में। हाँ हाँ Does not it affect the analysis of whether the collateral or solely payment of principal and collateral is only to security to recover? अब देखो कैसा आंसर लिखा तो है वही, लेकिन हम ये कहेंगे कि डजंट अफेक्ट द बिजनेस मॉडल, है ना? बस यही लिखना है। यस सर। अब हमने क्या लिख के रखा है भैया जरा देखिए। कोलेट्रल विल नेवर इम्पैक्ट एसेट, वही चीज हमने लिखा है, सपोज, है ना? ठीक है ना जी? हाँ ठीक। उसके बाद 11 क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट डी इज ए लोन दैट पे एन इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है पता है? इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, मान लो आपने किसी को लोन दिया है,
मतलब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, डेट, हाँ। डेट इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड खरीदा है, और कह रहा है कि इनवर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट में बढ़ेगा इंटरेस्ट तो आपका घटे। ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। हाँ। एनालाइज द नेचर ऑफ कैश पे एन इनवर्स फ्लोटिंग रेट, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो तुमको कम से देगा, मार्केट घटेगा तो तुमको बढ़ा के इंटरेस्ट देगा। ऐसा होता है? ओके। ऐसा तो नहीं। आंसर पढ़ते, इंटरेस्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इट इज अनलाइक, मतलब ऐसा होता नहीं बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट के अगेंस्ट। बेसिक लैंडिंग लैंडिंग अरेंजमेंट, अगर आप बैंक के पास के जाएंगे, अगर आप हम्म। बैंक के पास जाएंगे तो आपको लोन देगा, और ये नहीं कहेगा ना भैया मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम तुमसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अगर भैया मार्केट हाँ। मान लो फ्लोटिंग रेट से लेते हो, तो मार्केट बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, मार्केट घटेगा तो आपका भी घटेगा। ऐसा हो, ये जो क्वेश्चन है वो तो वास्तविकता से करेगा। which normal comprise of interest payable on any fund lent as a consideration for the time value of credit risk। ठीक है जी। this arrangement with the inverse floating rate lender with a return with may be higher or lower to the market rate of interest, hence it is not necessary concession for timing that do not represent contractual cash flow that are solely payment of principal and interest on the principal amount of the loan। अब ये तो इन्होंने लिखा है, हमने कुछ लिखा है क्या? वही लिखा है, नॉट इन ए केस ऑफ बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट सो एसपीपीआई विल गेट पेड। प्रिंसिपल तो है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन यह बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट के अगेंस्ट है। जो लिखा है ऐसा होता हाँ। नहीं। अब हमेशा बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट अगर शब्द आ जाए, हमेशा आप एक कल्पना करो कि यदि हम बैंक जाते हैं लोन लेने के, क्या ऐसा होता है क्या? बैंक बोलता है कि मार्केट रेट बढ़ेगा तो हम तुमसे कम लेंगे, मार्केट हाँ। रेट घटेगा तो हम तुमसे ज्यादा लेंगे। तो एसपीपीआई पे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट दी लेंडिंग अरेंजमेंट, इट डजंट हैपन इन आवर रियल लाइफ। ठीक है। यस सर। और हमने और लिखा है, नीचे ही नहीं हो रहा। चलो मैं देख लेता हूँ नीचे कुछ है क्या। होगा नहीं, नहीं। नहीं और कुछ नहीं है, जितना आपको दिख रहा है वही हाँ। कंप्लीट है, इसलिए नीचे कुछ है ही नहीं तो आएगा कहाँ? समझ गया। लगता है कि नीचे कुछ है लेकिन है ही नहीं। आधा आता तो आता है। ठीक है। ठीक। हम्म। हाँ जी। तो आप अभी 11 देखा था, अभी उसकी हाँ। 10, हाँ 11 देखा था, अब 12 पे आ जाते हैं। ठीक है ना जी? तो 12 क्वेश्चन को करते हैं।
हाँ जी, आपको दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसमें 12वीं में क्वेश्चन में है, 12वीं क्वेश्चन, एक इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कंपनी ने इशू किया डेट इंस्ट्रूमेंट, नहीं एंटिटी परचेज, हाँ कोई भी, जो भी एंटिटी उसने डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, मतलब 1 लाख अमाउंट कर्ज की दिया। हाँ। तो कर्ज दिया तो क्या हो, मैच्योरिटी डेट पे पैसा और इंटरेस्ट दोनों प्राप्त करना चाह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट 6,000 एनुअली and has 10 years to maturity when purchased. The entity intends to hold the asset to इसमें तो लिख ही दिया, इसमें तो आंसर ही लिख दिया कि entity intends to hold the assets to collect the contractual tax, ये तो लिख ही दिया। कहता है बिजनेस मॉडल टेस्ट करो, हम क्या लिखेंगे, यही चीज तो नहीं लिखी। पहले आंसर भी देख लेते हैं। Entity's objective is to hold interest to collect the contractual cash flow and not to sell the asset before the maturity period. So the debt instrument would meet the hold to collect business model. तो क्वेश्चन में ही आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आसान एग्जाम में आने की संभावना नहीं है, हाँ लेकिन हम इसको इससे समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी। तो वो समझ गया। क्वेश्चन में ही जब लिखा है, आप अगर आप किसी को कर्ज देंगे, अगर मैं आपसे कर्ज मांग लूं, आप मुझे कर्ज दें, तो आप क्या उम्मीद करें कि भाई सर ने बोला 2 महीने के लिए, तो 2 महीने बाद सर से हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। और मान लो हाँ इंटरेस्ट ना मिले तो कम से कम इंटरेस्ट 0% है, मानेंगे ना? हाँ हाँ समझ आप तो गया। यही उम्मीद करेंगे ना, आप तो ऐसा उम्मीद हाँ नहीं करेंगे ना कि ये राइट हम जो है शिवम गुप्ता को बेच दें, कह रहे सर पैसे देंगे कि नहीं देने मुझे पता नहीं यार, तू पैसे ले लियो, ये हाँ लिखित हाँ में स्टाम्प पेपर पे आपने लिख के दे दिया। और 2 महीने बाद शिवम आता है स्टाम्प पेपर दिखा के, बोला देखो सर वरुण ने ये राइट दिया है मुझे आपसे हाँ पैसे कलेक्ट करने का, 2 पैसे। हो ठीक सकता है। है अभी, लेकिन वो हाँ लिख हाँ देगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़ने से ये लग रहा है कि किसी ने, इंटिटी ने, जो भी इंटिटी है उसने किसी को कर्ज दिया है, डेट इंस्ट्रूमेंट उसके पास आ गया और 1 लाख ठीक है। रुपया उसने कर्ज दिया, कहता है इंटरेस्ट भी दे रहा है और 10 साल मैच्योरिटी पीरियड है, और द इंटिटी इंटेंड्स टू होल्ड द एसेट टू कलेक्ट, वो इंटिटी का ये उद्देश्य है कि हम 10 साल तक रखेंगे और 10 साल के बाद हम 1 लाख भी लेंगे और हर साल इंटरेस्ट तो ले ही रहे। हाँ तो बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है। समझ गया। अगर है तो वो फाइनेंशियल एसेट्स का कैटेगरी कौन सा हो, अमोर्टाइज कॉस्ट, या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, या फेयर वैल्यू थ्रू पीएल, कौन सा हो? OCI। नहीं, एमोर्टाइज कॉस्ट। एमोर्टाइज कॉस्ट के लिए 2 चीज होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एट मैच्योरिटी डेट पहला, और दूसरा हाँ एसपीपीआई होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होना चाहिए, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी है। और तीसरा है कि किसी इंडेक्स से लिंक नहीं होना चाहिए, नहीं है, हाँ और शेयर एनी थोड़े इक्विटी से खरीदा कनेक्टेड होना चाहिए। है ना, ऐसा लिखा नहीं है ना, शेयर वो तो रहता ही है, डेट भी होता है लेकिन लिखा नहीं, और वो पूछा भी हाँ नहीं है, आपसे पूछ थोड़ी रहा, आप तो सिर्फ ठीक है। बिजनेस मॉडल पूछो। ठीक है, 13 नंबर बनाते हैं, 13, क्वेश्चन नंबर ठीक है। 13, 12 है, 13 पर आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं 1 मिनट में आता ओपन an entity purchased debt instrument for 1 lakh. The instrument pays entity purchased a debt instrument for 1 lakh interest. Pay
हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो इसमें भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट 10 साल की मैच्योरिटी डेट है, दिन इंटरेस्ट टू होल्ड द एसेट टू कलेक्ट, बिल्कुल। तो हाँ अभी तक तो वही बात है, वो बहु लाइन है। 6 years हैव पास्ड एंटिटी सफरिंग ए लिक्विडिटी क्राइसिस। अब ये इसका आंसर बताओ, अभी भी बताया है, एंड नीड्स टू सेल द एसेट टू इवेल्युएट बिजनेस मॉडल। बताइए, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू बिकॉज आई हैव हाँ given the answer in earlier. हाँ, you tell me. हाँ, ये पहले चेंज नहीं हुआ, अभी चेंज हुआ है ना। हाँ, तो you tell me ना, what is the business model? तो सुनो सुनो सुनो, एक ही लाइन हाँ, बता एक्स्ट्रा रहा है। हूँ। हाँ, देखो, शुरू एक शुरू मिनट में बता। 1 लाख का डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा हो, यानी कर्ज दिया किसी को, हाँ, वो सब समझ गया। उस 10 साल तक का है मैच्योरिटी, लेकिन 6 साल बाद उसको पैसे की जरूरत हो, हाँ उसने इंस्ट्रूमेंट किसी और को बेच दिया 90,000, तो उसे पैसे चाहिए। बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या है? मतलब दो ही मॉडल टेस्ट होगा ना, टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैश। आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड, दूसरा टू सेल द एसेट्स। टू कलेक्ट कलेक्ट द करना उद्देश्य है या सेल करना उद्देश्य? टू कलेक्ट द कैश। अब बेचा जो है 6 साल बाद। हाँ। हाँ, तो डज इट अफेक्ट द बिजनेस मॉडल टेस्ट और नॉट? यस। तो व्हाट विल बी द बिजनेस मॉडल टेस्ट इफ एंटिटी टू सेल्स आफ्टर? कलेक्ट द टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। अब सेल जो कर दिया, ये तो पूछ रहा हूँ, 6 साल बाद सेल भी किया, तो डज इट अफेक्ट द बिजनेस मॉडल टेस्ट और नॉट? यस। So what will be the business model test in that case? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 12 और 13, ये बताओ, दोनों सामने में, एन एंटिटी परचेज डेब्ट दोनों में इंस्ट्रूमेंट क्या फॉर वन। डिफरेंस? इसमें बीच में बेचा गया थर्ड को। तो क्या बीच में आपने शुरू में सोचा था क्या बेचेंगे, नहीं नहीं। बाद में मजबूरी में बेचना पड़ा, तो क्या हाँ बिजनेस हाँ। मॉडल टेस्ट चेंज हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। हाँ, यही लिखना है कि भाई ठीक है। बाद में दिक्कत आई, बेच दिया, लेकिन बिजनेस मॉडल टेस्ट तो बिगिनिंग में टेस्ट होता है ना, हाँ हाँ। जब आधे आप से ज्यादा। इंस्ट्रूमेंट को खरीदा था उस समय टेस्ट होता है, 6 साल बाद थोड़ा टेस्ट होगा। हाँ तो 6 साल बाद या बेचना पड़ा, वो इट डजंट अफेक्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट इफ द हाँ एंटिटी, इफ एंटिटी सेल्स financial assets due to cash crunch, it doesn't affect the business model test. Business model test will be collect cash after the maturity, यही रहेगा। यस। तो दोनों का आंसर तो सेम ही है। हाँ हाँ, दूसरों का आंसर सेम। मैं एक एग्जांपल ध्यान में आया, आई वांट टू शेयर विथ यू। अफगानिस्तान जो आपका नेबरिंग कंट्री है, वो अमीर देश है या गरीब देश? गरीब। पाकिस्तान अमीर देश है या गरीब देश है? सब आपका गरीब है। पसंद है। बांग्लादेश गरीब। गरीब देश है या अमीर देश है? सब गरीब है। श्रीलंका इंडिया से गरीब देश है कि अमीर देश? गरीब है। सभी गरीब देश हैं, कम से कम इंडिया, हाँ इंडिया इज ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री, यहाँ भी गरीबी है, लेकिन वो सबसे बेहतर स्थिति है अगर परसेंटेज हाँ पॉपुलेशन का देखा जाए। तो अफगानिस्तान में एक बीबीसी लंदन पे आया न्यूज कि माँ अपने बच्चे को बेच रही है भोजन करने के लिए, अपने को हाँ जिंदा रखने के लिए अपने ही बच्चे को बेच रहे। तो
जब बच्चे का जन्म हुआ था तो बेचना सोचा था क्या? क्या सोचा था? जीवन भर साथ रहे बच्चे सही के। है, समझ गया। बीच में मजबूरी बस हाँ, बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब समझ ये कि गया। बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज हो गया। तो मैं इस एग्जाम्पल से, और ये देखिए बहुत कड़वी, मतलब दुख की बात है कि ऐसा भी हो रहा है हमारे 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, सॉरी। आइए आगे बढ़ो। तो 14 नंबर, आइए 14 क्या, और शायद क्वेश्चन और है 14 में, हाँ इतना क्वेश्चन। हाँ, SSPI टेस्ट फॉर लोन विथ जीरो इंटरेस्ट, ये तो हेडिंग क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। Parent H Limited provides a loan to its subsidiary limited. होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को लोन दे रहा है। लोन इज क्लासिफाइड एज अ करेंट लायबिलिटी इन सब्सिडरी। सब्सिडरी बुक में उसको करेंट लायबिलिटी दिखा रहा है, तो होल्डिंग कंपनी क्या दिखाएगा? फिनेंशियल एसेट। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लेगा। नो फिक्स्ड रिपेमेंट टर्म, रिपेमेंट का भी कुछ नहीं है कि हम तुमको वापस ही देंगे, वापस भी नहीं देगा। हाँ, रिपेबल ऑन द डिमांड ऑफ पेरेंट एच लिमिटेड, अगर लेकिन पेरेंट एच लिमिटेड मांगेगा तो देना पड़ेगा, मांगेगा तो कोई फिक्स हाँ। नहीं था। मैं 10 साल बाद पढ़, डज द लोन मीट SPPI और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, क्या है भाई? तो SPPI को टेस्ट करना है। SPPI के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल यस। होना चाहिए, किसी इंडेक्स से लिंक नहीं होना। आंसर पहले पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। The term for the repayment of the principal amount of the loan is on demand, satisfy the criteria. डिमांड पर है ना जी। SPPI कौन, हम किसके बुक के लिए पढ़ रहे हैं? होल्डिंग कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं अभी। हाँ, अभी फिनेंशियल लायबिलिटी शुरू नहीं किया है। फिनेंशियल एसेट होल्डिंग कंपनी अगर कर्ज दे रहा है तो फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी के बुक में फिनेंशियल एसेट्स हैं। हम फिनेंशियल लायबिलिटी में भी चर्चा ही नहीं कर। तो SPPI के लिए क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए और इंडेक्स से लिंक नहीं होना चाहिए, बस। ठीक है। तो है ना, ऐसा तो है ही, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जीरो ही क्यों ना हो, रिपेमेंट भी है ही डिमांड पे। तो इस दो ही कंडीशन पे कि प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है और इंडेक्स से लिंक नहीं है, तो SPPI कंडीशन को फुलफिल करता है। डिड यू गेट भाई? यस सर। हाँ, मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट जीरो, रिपेमेंट एंड डिमांड, प्रिंसिपल जीरो है, इंटरेस्ट जीरो है, इक्विटी से लिंक नहीं है, इंडेक्स किसी और किसी इंडेक्स से लिंक नहीं है, तो बस इतना ही। अब देखिए ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, ये सॉल्यूशन आपको आसान लगेगा जो वहां पर लैंग्वेज लिखा है। इट कैन बी यस। रिटेन एज डिस्क्रिप्टिव, वो तो हमने संकेत में लिख दिया है। यू कैन मेक द सेंटेंस ऑन दिस बेसिस कि दिस इंस्ट्रूमेंट डजंट लिंक विथ इक्विटी इंडेक्स, दिस हाँ, इंस्ट्रूमेंट डजंट linked with any index like consumer price index, like oil price index. So हाँ। SPPI will be satisfied. इवन विथ इक्विटी आल्सो। हाँ? अगर इवन विथ शेयर, इक्विटी। तो शेयर में खरीदते तो इक्विटी आज तो इंडेक्स हो जाता है ना जी। शेयर का हाँ, तो रोज खरीद बिक्री होता है ना जी। हाँ, हाँ, और इसने लिखा नहीं है कि डेट का कोई वो है अच्छा, दिया तो है सब्सिडरी को, हाँ। तो यहाँ पर कहाँ इंडेक्स आएगा जी? यस।
हाँ, तो ये इतना ही मैंने आपको भेजा है। बाकी हमारे पास और सब भी है भेजने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ 1.5 घंटा हो गया है। हाँ कल करते हैं, ठीक है सर। चलेगा ना? आज तो बहुत हाँ अच्छा हाँ ठीक। किया, तो आगे भी करेंगे, 1-2 दिन में इसको खत्म करेंगे। इट इज ए लॉन्ग इंडियन एयर, हाँ है ना? तो लॉन्ग है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है।